कहानी की शुरुआत होती है फराना नाम की एक लड़की से। फराना एक मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती है। उसकी शादी हरण नाम के एक सीधे सादे इंसान से हो चुकी है। दोनों के 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे स्कूल जाते हैं और एक छोटा बच्चा उसकी गोद में रहता है। फराना के पिता की एक जूते की दुकान है, लाफ, जिसमें उसका पति भी काम करता है। लेकिन हरण की कमाई इतनी कम है कि बच्चों की पढ़ाई तो हो पाती। घर के हालात देखकर फराना अपने पिता से कहती है कि वह कोई नौकरी करना चाहती है। लेकिन हरण के पिता पुराने ख्यालों के आदमी थे। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि घर की औरतें बाहर जा जाकर काम करें। इतना ही नहीं, फराना के पास अपना मोबाइल फोन तक नहीं था। घर में जब भी किसी का फोन आता तो लैंडलाइन पर ही आता। पैसों की तंगी बढ़ने पर मजबूर होकर फराना ने अपने पड़ोसी से थोड़े पैसे उधार लिए ताकि घर के खर्चे पूरे कर सके। इसी दौरान एक दिन फराना अपने पति हरण के साथ एक क्रिश्चियन दोस्त की पार्टी में जाती है। वहां वह देखती है कि सब लोग बहुत खुश हैं, अमीर है और जिंदगी का मजा ले रहे हैं। तभी उसकी मुलाकात अपनी बचपन की दोस्त नीति से होती है। बातचीत के दौरान फराना अपने घर की परेशानियां बताती है। नीति उसे सलाह देती है, कल हमारी कंपनी में इंटरव्यू है, तुम आ जाना, शायद तुम्हें भी नौकरी मिल जाए। फराना ये बात अपने पति को बताती है। अगले दिन हरण उसे इंटरव्यू देने ले जाता है। इंटरव्यू सफल हो जाता है और यह सुनकर हरण थोड़ा खुश हो जाता है। नौकरी मिलने के बाद फराना बहुत उत्साहित हो जाती है। वह एक पर्स खरीदती है और नौकरी शुरू करने की तैयारी करती है। उसके पति उसके लिए नई चप्पल लाकर पहनाते हैं। हालांकि फराना के पिता को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता है, लेकिन घर की मजबूरी के आगे वह चुप हो जाते हैं। नौकरी के पहले दिन फराना को क्रेडिट कार्ड कॉल सेंटर में ट्रेनिंग दी जाती है। उसे बताया जाता है कि कैसे कस्टमर से बात करनी है और उन्हें क्रेडिट कार्ड बेचना है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद जब फराना पहली बार किसी कस्टमर से बात करती है तो वह सफलतापूर्वक अपना पहला कार्ड बेच लेती है। धीरे धीरे फराना काम में निपुण होती जाती है और उसकी सैलरी से घर का खर्च अच्छे से चलने लगता है। लेकिन जिस ऑफिस में वह काम करती है उसके ऊपर वाले डिपार्टमेंट में अलग तरह का काम होता है। वहां काम करने वाली लड़कियां बहुत पैसे वाली होती हैं। उनके पास महंगी गाड़ियां और आईफोन होते हैं। ये देखकर फराना के मन में भी ख्वाहिश जागती है कि काश वह भी वहां काम कर पाती। नीति भी ऊपर वाले डिपार्टमेंट में चली जाती है। फराना उससे कहती है, यार मुझे भी वहां काम दिलवा दो। लेकिन नीति उसे समझाती है, जहां तुम काम कर रही हो वही बहुत अच्छा है, ऊपर का काम तुम्हारे बस का नहीं है। फराना यह सुनकर चुप हो जाती है। इसी बीच एक दिन उसके बच्चे की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि बच्चे का ऑपरेशन करना पड़ेगा और इसमें बहुत पैसे लगेंगे। मजबूरी में फराना और उसका पति लोन लेकर ऑपरेशन करवाते हैं। लेकिन अब लोन चुकाना भी एक बड़ी समस्या बन जाती है। तब फराना फिर से नीति के पास जाती है और कहती है, मुझे ऊपर वाले डिपार्टमेंट में काम दिलवा दो, अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है। नीति उसे अपने बॉस से मिलवाती है। बॉस कहते हैं, पहले इसे पूरा काम समझा दो, 1 हफ्ते इसका परफॉर्मेंस देखेंगे, अगर ठीक रहा तो इसे जॉब मिल जाएगी। फिर नीति फराना को काम समझाती है, यह काम तुम्हारे कॉल सेंटर वाले काम से बिल्कुल अलग है। यहाँ ऑनलाइन सर्विस चैट का काम होता है। कस्टमर लड़कियों से अपनी मनमर्जी की बातें करते हैं। हमें उनसे जितनी देर बेयर करनी होती है उतना ही पैसा मिलता है। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पर हमें अश्लील बातें करनी पड़ती हैं। और सबसे जरूरी, तुम अपना नाम, पता या कोई भी निजी जानकारी किसी को नहीं बता सकती। अगर किसी ने ऐसा किया तो बॉस तुरंत शिकायत दर्ज कर देंगे और नौकरी से निकाल देंगे। इस ऑफिस में एक विवेक नाम का लड़का भी काम करता है। उसका काम होता है सभी लड़कियों की चैट्स को सुनना और यह देखना कि कोई लड़की कंपनी की नियमों नहीं तोड़ रही है। एक दिन फराना जब अपनी दोस्त नीति को बहुत अश्लील बातें करते हुए सुनती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। घर लौटते समय उसे लगता है जैसे रास्ते में सब लोग उसी को घूर रहे हैं। फराना मन ही मन सोचती है कि वह नौकरी छोड़कर वापस अपनी पुरानी जॉब पर ही ली जाएगी। लेकिन पहुंचने पर उसका पति पूछता है, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? फराना सारी बातें उसे बता देती है। तब उसका पति कहता है, देखो फराना, काम तो काम होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। मैं भी तो लोगों के पांव में चप्पल पहनाता हूं, लेकिन काम को काम समझना चाहिए, तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। पति की बातें सुनकर फराना को थोड़ा हौसला मिलता है।
अगले दिन ऑफिस पहुंचकर फराना नीति से कहती है, ये लोग इतनी गंदी बातें कैसे कर लेते हैं। नीति समझाती है, यही तो इस जॉब की हकीकत है। लोग इसलिए पैसे देते हैं ताकि लड़कियों से वही बातें कर सकें जो शायद अपनी बीवी या घर वालों से नहीं कर सकते। इसी के लिए यह ऑनलाइन सर्विस बनाई गई है। अब फराना काम पर लग जाती है। शुरुआत में उसे बहुत अजीब लगता है क्योंकि वह तरह तरह के लोगों से बातें करती है। वहीं ऑफिस में एक सोफिया नाम की लड़की होती है। वह दिन रात सबसे बातें करती है, बहुत लंबा समय देती है और सबसे ज्यादा पैसे भी कमाती है। लेकिन फराना अंदर ही अंदर परेशान रहती है। फिर एक दिन उसके पास एक आदमी का कॉल आता है, लेकिन वह आदमी बाकी कस्टमर की तरह अश्लील बातें नहीं करता, बल्कि बहुत सम्मानजनक और भावुक बातें करता है। यह सुनकर फराना को बहुत अच्छा लगता है। उस आदमी का नाम था बेलन, लेकिन वह अपना असली नाम नहीं बताता। कंपनी के नियम के अनुसार फराना भी अपना असली नाम छुपाती है और अपना नाम ईशा बताती है। धीरे धीरे दोनों रोज बातें करने लगते हैं। लंबे समय तक चलने वाली बातचीत से फराना का परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है। साथ ही फराना भावनात्मक रूप से बेलन से जुड़ने लगती है। एक दिन फराना बेलन से कहती है कि वह ये जॉब छोड़ने वाली है। तो बेलन कहता है, तुम मत छोड़ो, हमें तुमसे बात करके अच्छा लगता है। यहीं से दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन जाता है। बातों ही बातों में एक दिन बेलन को पता चल जाता है कि फराना मुस्लिम है। यह सुनकर फराना चौंक जाती है, लेकिन अब तक दोनों के बीच इतना भरोसा बन चुका था कि फराना भी अपनी परेशानियां बेलन को बताने लगती है। उधर विवेक, जो सबकी कॉल्स पर नजर रखता था, यह सब सुन लेता है और समझ जाता है कि फराना और बेलन के बीच कुछ चल रहा है। बेलन एक दिन कहता है, अभी तो रमजान का महीना है, तुम इतनी देर कैसे बातें कर लेती हो? मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। फराना मना करती है, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, अगर देना ही है तो किसी गरीब को दे दो। लेकिन जब घर लौटते समय फराना रास्ते में एक भिखारी को देखती है तो पता चलता है कि उसी के नाम का एक गिफ्ट उसे मिला है। भिखारी बताता है, एक भले आदमी ने कहा था कि ये गिफ्ट ईशा नाम की लड़की को देना। फराना गिफ्ट ले लेती है। जब वह उसे खोलती है तो उसमें एक म्यूजिक सेंटिमेंट होता है। ये देखकर फराना बहुत खुश हो जाती है, लेकिन अगले दिन ऑफिस में बेलन का फोन नहीं आता। 2 दिन तक कोई कॉल नहीं आती। फराना बहुत उदास हो जाती है। तब वह सोफिया के साथ जाकर एक नया मोबाइल खरीदती है और आधार कार्ड देकर एक नया सिम भी निकलवाती है। अगले दिन बेलन का फोन आता है। वह माफी मांगता है, फोन खराब हो गया था इसलिए कॉल नहीं कर पाया। फराना उसे माफ कर देती है। अब दोनों के बीच रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। धीरे धीरे बेलन फराना से मिलने की इच्छा जताता है। वह कहता है, हम ईद के दिन मिलते हैं। फराना मान जाती है और कहती है, ठीक है, मैं बिरयानी लेकर आऊंगी। उधर विवेक सारी बातें सुन रहा होता है। उसके मन में आता है कि वह सब बॉस को बता दे, लेकिन वह खुद को रोक लेता है। अगले दिन जब फराना मिलने स्टेशन पहुंचती है, तभी उसे खबर मिलती है कि सोफिया, जो लोगों से अक्सर मिलती थी, एक होटल में 3-4 लोगों के साथ थी। अचानक उसके गले पर किसी ने धारदार चीज से वार कर दिया और उसकी मौत हो गई। यह सुनकर फराना डर जाती है और स्टेशन से भाग जाती है। उसे यह नहीं पता होता कि उसका पति भी चुपचाप उसका पीछा कर रहा था। घर लौटने पर फराना देखती है कि पुलिस पहले से ही मौजूद है। असल में सोफिया के पर्स से फराना का आधार कार्ड मिला था, जो उसने मोबाइल के लिए सिम निकलवाते समय दिया था और वापस नहीं लिया था। पुलिस उससे पूछताछ करती है और चली जाती है। यह सब जानकर फराना के पिता बहुत गुस्सा हो जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि फराना ने छुपकर फोन लिया है और लोगों से बातें करती है। गुस्से में वह उसे मारने तक दौड़ते हैं, लेकिन उसका पति, जो सीधा साधा इंसान है, कुछ नहीं कहता। अगले दिन फराना सोचती है कि नौकरी छोड़ दे, लेकिन उसका पति कहता है, अगर तुम अचानक नौकरी छोड़ोगी तो लोग समझेंगे कि तुमने कुछ गलत किया है। बेहतर है कि तुम काम जारी रखो। फराना फिर से ऑफिस जाती है। वहां सुरक्षा के लिए सबको नियम दोहराए जाते हैं और लिखित में भी दिए जाते हैं। फिर बेलन का फोन आता है। फराना उससे कहती है, तुम कल मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? और जोड़ती है, अब हम कभी नहीं मिलेंगे और इस तरह की बातें भी नहीं करेंगे। ये सब सिर्फ काम है। यह सुनकर बेलन को बहुत गुस्सा आता है। वह कुछ देर चुप रहता है, लेकिन फिर कॉल काट देता है। कुछ दिनों तक बेलन कॉल नहीं करता, लेकिन एक दिन अचानक उसका फोन आता है। वह कहता है,
तुम सोचती हो कि मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जान पाऊंगा। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। और फिर बेलन पहली बार फरहाना का असली नाम लेकर पुकारता है। जितने दिन तक हम तुमसे बात नहीं किए थे, उतने दिन हम तुम्हारा पीछा कर रहे थे। अब हमें तुम्हारा घर और तुम्हारा एड्रेस का पूरा पता है। टैलेंट फरहाना को बहुत परेशान करता है फोन पर। एक दिन फरहाना बोलती है कि तुम मुझे ऐसे ही फोन करोगे तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में कर दूंगी। तब डेविड बोलता है कि अगर तुम किसी से हमारी बात कहोगी तो जितनी भी बातें हमने की है वह सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। मैं तुम्हारे घर वालों को भेज दूंगा और इसे वायरल कर दूंगा। यह सुनकर फरहाना डर जाती है और सोचती है कि अब क्या करूंगी। एक दिन जब वह घर जा रही होती है तो काली सीट वाले आदमी को अपना पीछा करते हुए देखती है, लेकिन वह और कोई नहीं बल्कि उसका पति करीम ही होता है। फरहाना कहती है कि तुम्हें मेरा पीछा करने की क्या जरूरत थी। करीम जवाब देता है कि जब तुम स्टेशन पर टिफिन वाला डिब्बा छोड़कर आई थी, उसी दिन से मुझे लगा कि तुम किसी दिक्कत में हो, तभी से मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूं। करीम फिर कहता है, कल से मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ने और लाने आऊंगा। इसी बीच डेविड करीम का एक्सीडेंट करा देता है, जिससे फरहाना बहुत घबरा जाती है। करीम कहता है कि मैं तुम्हारा पीछा इसलिए करता हूं ताकि तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा सके। बाकी तुम मुझे बताओ या न बताओ, लेकिन कल से मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ने और लेने आऊंगा। फरहाना इस बात को मान लेती है और रोज करीम के साथ ऑफिस आने जाने लगती है। इधर विवेक को पता चलता है कि टैलेंट फरहाना को कैसे टॉर्चर कर रहा है, इसलिए वह ऐसा सिस्टम कर देता है कि टैलेंट की कॉल फरहाना को छोड़कर बाकी सभी लड़कियों के पास जाए। टैलेंट को जब पता चलता है कि फरहाना ऑफिस अपने पति के साथ आ रही है तो वह गुस्से में कहता है, तुम्हारे पति को मैंने वो सजा दी है जो तुम्हें मिलनी चाहिए थी। दरअसल करीम के पैर में चोट लगी होती है, लेकिन कोई सीरियस बात नहीं होती। फिर फरहाना एक दुकान तक पहुंचती है जहां से उसे टैलेंट क्रेडिट कार्ड का पता चल जाता है। उसी से फोन नंबर और बैंक का पता मिलता है। उसे पता चलता है कि इस वक्त एक मॉल में अपने क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर रहा है। फरहाना तुरंत वहां पहुंचती है और आखिरकार टैलेंट को ढूंढ लेती है। इस दौरान टैलेंट उसे पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन फरहाना उसकी आंख में पेपर्स पर छिड़कर भाग जाती है। वह फिर उसके फोन का लॉक खुलवाने के लिए एक दुकान पर जाती है, लेकिन उसमें कुछ नहीं मिलता क्योंकि टैलेंट पहले ही फोन का सारा डाटा कहीं और डाल चुका होता है। टैलेंट फरहाना को धमकी देता है, मैं ये सारे वीडियो तुम्हारे पति को भेज दूंगा। इससे फरहाना बहुत घबरा जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फरहाना ऑफिस जाती है और टैलेंट से कहती है, मैं अभी तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ रही हूँ। यह सुनकर टैलेंट खुश हो जाता है। वहीं दूसरी ओर हमें ईद का सीन दिखाया जाता है जब टैलेंट फरहाना से मिलने आया था। उसने फरहाना को गलत तरीके से छू लिया था। इस वजह से फरहाना ने उसकी इज्जत नहीं की और उससे दूरी बना ली। यही कारण था कि टैलेंट बदला लेना चाहता था। इसके बाद वह करीम को कॉल करके कहता है, तुम्हारी बीवी मेरे पीछे पड़ी हुई है और वह इस वक्त मेरे घर पर मौजूद है। लोकेशन भेज रहा हूं, आकर ले जाओ। करीम को देखकर टैलेंट हैरान नहीं होता, लेकिन जब चाय गिरती है तो फरहाना करीम को सब कुछ बता देती है। करीम भी गुस्सा नहीं करता और अपनी बीवी की परेशानी को समझता है। करीम एक लेडी पुलिस के पास जाता है और कहता है कि कल फरहाना टैलेंट से मिलने जाएगी। फरहाना भी विवेक के जरिए सबूत के तौर पर रिकॉर्डिंग पुलिस को दे देती है। आखिरकार पुलिस करीम के साथ जाकर टैलेंट को रंगे हाथों पकड़ लेती है। फरहाना कहती है, तुम एक साइको हो और तुम अपने अलावा किसी और से प्यार नहीं कर सकते। मैसेज, खासकर लड़कियों को किसी अजनबी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों न लगे, क्योंकि आजकल ऐसे केस बहुत देखने को मिलते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड और क्राइम का शिकार होना आसान है। अब ये टेक्स्ट क्लीन है और डबल डबल लाइनों को सिंगल कर दिया गया है। क्या आप चाहेंगे कि मैं